हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विरांग और मैं फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट के शॉर्ट सम्स किए थे। उसमें से कुछ सम्स हमने 5-6 सम्स कुछ लास्ट लेक्चर में किए थे। अब इस लेक्चर में उसी से एक स्टेप फर्दर जाएंगे और फिर से हम छोटे छोटे सम्स शॉर्ट सम्स करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर्स में हमने जो भी सम्स किए थे सारी कार्ल पियर्सन की मेथड से किए थे। अब यहाँ पर जो हम सम सॉल्व करेंगे वो सारे स्पीयरमैन की मेथड के शॉर्ट सम्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक सम मैंने लिखा है। देखो, मैंने इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर लिया, आपको डिटेल में सम्स दिया होगा, काफी सारे वर्डिंग्स ये सब दिए होंगे, लेकिन मैंने ये सब निकाल के सिर्फ कंप्रेस करके सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन उसमें सम में से निकाली है जितनी हमको सम सॉल्व करने के लिए काम लगेगी। चलो, यहाँ पर कुछ लिखा है 6 सिग्मा 1 Rx minus Ry square equals to 26. Then find R equals to how much? चलो, नॉर्मली जब मैंने आगे भी लेक्चर्स दिए थे उसमें ये बोला था कि अगर आपको क्लियरली बोला हो कि रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करो तो ही स्पीयरमैन की मेथड से सम सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं बोला हो तो आपको कंपलसरी कार्ल पियर्सन की मेथड से ही सम सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ बोला नहीं है हमको कौन सी मेथड यूज करनी है। आर फाइंड आउट करो यार, इतना ही बोला, पर ये नहीं बोला कि स्पीयरमैन की मेथड से या कार्ल पियर्सन की मेथड से। तो सम की इंफॉर्मेशन देख के हमको इतना तो आइडिया आ सकता है कि आपको इसमें कौन सी मेथड यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर Rx और Ry दिया है। अगर Rx Ry दिया हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको Rx रैंक ऑफ x और Ry रैंक ऑफ y दिया है। अगर रैंक्स दिए तो वो रैंक कोरिलेशन मेथड ही होगा। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, अब उससे भी पहले ये जो डेटा आपको दिया है उसको स्टडी करेंगे कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, इसमें इसका मीनिंग क्या है। जब कभी भी इस टाइप से अगर आपको कोई डेटा दिया हो तो याद रखना जो ऊपर है वो होगा आपका n। ठीक है, जो ऊपर सिग्मा के ऊपर जो नंबर दिया होगा वो होगा आपका n। फिर Rx माइनस Ry, अब यहां पर सिग्मा Rx माइनस Ry स्क्वायर दिया है तो उसके लिए हम लिखेंगे सिग्मा ब्रैकेट में Rx माइनस Ry स्क्वायर इक्वल्स टू 26। ठीक है, Rx माइनस Ry मतलब हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे सम्स स्पीयरमैन की मेथड में। उसमें क्या करते थे हम? d की कॉलम बनाते थे, d इक्वल्स टू Rx माइनस Ry करते थे। इसका मतलब Rx माइनस Ry मतलब d डिफरेंस, और फिर उसका दिया है उन्होंने स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया सिग्मा d स्क्वायर 26। अब n भी दिया है, सिग्मा d स्क्वायर भी दिया है, सीधी सम्स की फॉर्मूला लिख देते हैं। R equals to 1 minus 6 sigma d square upon n ब्रैकेट में n square minus 1। चलो, 1 minus 6 sigma d square हमको दिया है 26 upon n equals to 6। फिर से बोल रहा हूँ, सिग्मा के ऊपर जो वैल्यू दी होती है वो होता है आपका n। 6 n square 6 का स्क्वायर 36 minus 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आया वो आपका आंसर, कुछ आंसर 0.26 जैसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बने जितना हो सके उतना हम उसको शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको सिर्फ रिलेटिव इंफॉर्मेशन ही मिले। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिखनी है और आपको सम सॉल्व करना है। क्लियर? अगले सम की ओर बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सम में हमको दिया है the sum of squares of differences between ranks of two variables is 126. If correlation coefficient between the variables is minus 0.5, then find the number of pairs of observations. ठीक है, काफी बार इस टाइप से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वैल्यू क्या दी है, आपको कौन सी चीज की वैल्यू दी है, क्या फाइंड आउट करना है वो आपको मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम उसको बाइफरकेट करेंगे और धीरे धीरे लिखेंगे। चलो, पहले तो जो फर्स्ट लाइन दी
द सम मीन्स टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? टोटल मतलब सिग्मा। चलो, द सम टोटल मतलब सिग्मा ऑफ स्क्वायर्स, किसका टोटल? तो स्क्वायर्स का टोटल, कुछ स्क्वायर करके है, कुछ किसी का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का टोटल ऑफ डिफरेंसेस मतलब माइनस, डिफरेंसेस मतलब क्या होता है? माइनस। इसका मतलब सिग्मा टोटल है, किसका टोटल है? तो स्क्वायर्स का टोटल है, पर किसका स्क्वायर? तो कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस का स्क्वायर। अब वो डिफरेंसेस किसके बीच में? कौन सी दो ऐसे वेरिएबल्स है, कौन सी दो ऐसी वैल्यूज है जिसके बीच का ये डिफरेंस यानी कि माइनस है? तो बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स, बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स, रैंक मतलब rx और ry, दो वेरिएबल्स के जो रैंक है, वो रैंक के बीच का डिफरेंस और वो डिफरेंस का स्क्वायर और वो स्क्वायर का टोटल, यहां पर आपको दिया है 126, ठीक है। फिर से समझना, द सम मतलब टोटल, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के रैंक्स मतलब rx ry, वो दोनों rx ry के बीच का डिफरेंस और उसका स्क्वायर और उसका टोटल इक्वल्स टू 126 आपको समझ दिया, ठीक है। अब ये rx माइनस ry मतलब क्या? rx माइनस ry मतलब तो d होता है, इसका मतलब rx माइनस ry स्क्वायर मतलब सिग्मा d स्क्वायर हुआ 126, ठीक है। फिर आपको दिया है if correlation coefficient between the variable is minus 0.5, correlation coefficient मतलब r equals to minus 0.5, then find the number of pairs of observations, number of pairs of observations मतलब n equals to how much, ठीक है। ये हमने सम के ऊपर से जो नेसेसिटी हमारी थी वो हमने वैल्यूज निकाल दी सारी। इसका मतलब इसके ऊपर से हमको मालूम पड़ गया कि सिग्मा डी स्क्वायर दिया है 126, आर दिया है माइनस 0.5 और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम n का फॉर्मूला लिख देंगे, रादर r का फॉर्मूला लिख देंगे, r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। चलो r की वैल्यू आपको दी है कितनी? माइनस 0.5, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था उसका टोटल? 126 अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है हमको, तो इसलिए हम n की वैल्यू छोड़ देंगे। चलो उसके बाद माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 126, 6 इंटू 126 दैट कम्स टू 756 डिवाइड बाय n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ पर ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो गलत है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था जब तक एडिशन या सब्सट्रैक्शन सॉल्व नहीं होता तब तक ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 1 है, ये 1 तो इक्वल्स टू के इस साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अब वो भी काफी बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं सर यहाँ तो माइनस 1 है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। रॉन्ग। क्यों? 1 के आगे वाली वैल्यू देखो, क्या है उसमें, कौन सा साइन है? कुछ नहीं दिया। 1 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो एडिशन या तो पॉजिटिव नंबर हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो 1 है वो इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर बच जाएगा 756 डिवाइड बाय n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो माइनस 0.5 माइनस 1 अगर नहीं आता हो तो कैलसी पे कर लो, माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5
इक्वल्स टू -756 डिवाइड बाय n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करो, ये जो पूरा n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 है पूरा डिवीजन में, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 756 रादर -756। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो पूरा डिनोमिनेटर था वो यहाँ पर ले लिया तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब -1.5 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा वो -756 डिवाइड बाय -1.5। चलो -756 डिवाइड बाय -1.5 कम्स टू 504। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ तक तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करना है वो उनको मालूम नहीं होता है। अब छोटा सा स्टेप, चलो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा 11th में भी, या तो फिर 7th 8th या 9th स्टैंडर्ड में भी आपको आया होगा। n स्क्वायर माइनस 1 दिया है, चलो मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूं, तो उसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, उसको एक्सपांड किया होगा तो कुछ यूं तरह एक्सपेंशन हमने पढ़ा होगा, तो कुछ यूं तरह से इस तरह से मतलब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी n स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ। आप 1 लिखो या तो फिर 1 का स्क्वायर लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, 504। इसके बाद n, अब n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फ्रैक्शन करोगे या तो फिर उसका एक्सपेंशन करोगे तो कुछ यूं होगा a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो n माइनस 1 n प्लस 1 होगा इक्वल्स टू 504। ठीक है, चलो अब यहां पर हमारे पास n माइनस 1 n प्लस 1 इक्वल्स टू 504। हमको क्या करना है, हमको कोई भी ऐसे 3 नंबर ढूंढने जो सीक्वेंस में हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, मतलब एक के बाद एक में आते हो, और ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 504 यानी 504 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे 3 नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन 504 हो और वो तीनों नंबर लाइन में होने चाहिए, उसके जो सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि हम करें 7 इंटू 8 इंटू 9 क्या आ रहा है 504। ठीक है, आपने बोला सर आपने डायरेक्ट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, आप कोई भी नंबर ढूंढ सकते। जैसे कि मैंने रैंडमली अगर मेरे माइंड में आया 4 5 6 तो मैं करूंगा 4 इंटू 5 इंटू 6, तो ये तो 120 आ रहा है, हमको कितना चाहिए 504। तो इसका मतलब नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 5 6 के बदले में करूंगा 5 इंटू 6 इंटू 7, तो भी 210 आ रहा है। हमको तो 504 चाहिए, तो मैं नंबर्स को और बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब मैं करूंगा 6 इंटू 7 इंटू 8, वो भी 336 आ रहा है, तो और नंबर्स बढ़ाऊंगा, तो 6 7 8 के बदले में क्या करूंगा 7 इंटू 8 इंटू 9 क्या आएगा 504। इसका मतलब वो कौन से 3 नंबर से जिसका मल्टीप्लिकेशन 504 हो रहा है, तो कुछ नंबर है 7 8 9। चलो मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं। मतलब n minus 1 n plus 1 equals 504 था, उसके बदले हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, 7 इंटू 8 इंटू 9, तो ही वो 504 ही आएगा। ठीक है, वो अब यहां पर हमने ऐसा क्यों लिखा, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब वो लाइन में आने वाले नंबर्स हैं। जैसे कि अगर इसको हम प्रॉपरली अरेंज करो तो कुछ यूं होगा n minus 1 n और n plus 1 equals to 7 8 और 9।
उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं हम, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं 7 के बदले 8 माइनस 1, तो भी वो 7 ही होगा, ठीक है। 8 के बदले 8, अब 9 के बदले 8 प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 7 के बदले 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, 9 के बदले 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, तो जहां जहां पर भी आपने n लिखा होगा वहां यहां पर 8 नंबर आया होगा। इसका मतलब n इक्वल्स टू 8। तो दोनों साइड्स को हम कंपेयर करें तो जहां पर n है वहां पर यहां पर 8 दिया है, मतलब n इक्वल्स टू 8। क्लियर? चलो ये सम सॉल्व करना है हमको। यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। तो कौन सी चीज हमने सीखी? एक चीज तो हमने ये देखा था कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स इज 126। अब इतना बड़ा सेंटेंस दिया, उसमें एक्चुअली वो होता क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 126। वो भी हमने देखा कैसे आप लिख सकते हो, उसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो वैल्यूज थी वैल्यूज पुट ऑन की, फॉर्मूलाज में डाली, और लास्ट में यहां से आपको जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा वो कुछ यहां से होगा कि भाई n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो उसका एक्सपांशन कैसे करें? तो वो होगा n माइनस 1 n प्लस 1। अब आपको ऐसे 3 नंबर ढूंढने, यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स भी है, इसलिए हमको 3 नंबर ढूंढने जो कंसेक्यूटिव नंबर हो और वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 504 आ रहा हो। तो हमने रैंडमली करते गए तो हमको नंबर्स मिल गए 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। तो हमने इसको 7 8 9 को जो लेफ्ट साइड के जो अरेंजमेंट्स थी उस हिसाब से हमने अरेंज किया। जैसे कि यहाँ पर था n माइनस 1 n प्लस 1, तो हमने उसको अरेंज किया 8 माइनस 1 8 8 प्लस 1, ठीक है। 8 माइनस 1 7 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, और 8 तो 8 ही रहेगा। अगर आपको ऐसा नहीं भी याद है तो याद रखना जो बीच वाला फिगर होता है वो आपका n, ठीक है। 3 नंबर जो आपने चूज किए उसमें जो सेंटर वाला नंबर होगा 7 8 9 है, तो 8 नंबर आपका n हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो एक रिस्क ले सकते हो, एटलीस्ट ये तो लिख देना n इक्वल्स टू 8, छोड़ मत देना एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाफ मार्क अगर कट होगा तो होगा, वरना आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप छोड़ दोगे तो ज्यादा मार्क्स कट होगा, ठीक है। चलो और एक सम देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, यहां पर हमको एक और सम दिया है। इफ x and y are deviations from their respective means, if x and y are deviation from their respective means, find the correlation coefficient from the following data। तो फिर correlation coefficient find out करो, मतलब r की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लाइन दी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। If x and y are deviations from their respective means, इसका मतलब क्या है? x और y are deviations। डेविएशन मतलब अब सिंपली याद रखो डिफरेंस। डेविएशन मतलब मान लो डिफरेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब x और y क्या बता रहा है आपको? x मतलब उसके मीन से, यानी कि x के मीन से, x बार से लिया हुआ डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये जो उन्होंने बोला है कि x and y are deviation from their respective means, इसका मतलब क्या होता है? तो x इक्वल्स टू उसके मीन से, मतलब x बार से लिया हुआ डेविएशन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x माइनस x बार, y इक्वल्स टू सेम y माइनस y। तो अगर उन्होंने सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स टू 75 दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स टू x सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर, क्लियर। सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ? सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 75, क्लियर। अगर यहां पर दिया है सिग्मा y स्क्वायर, तो मतलब
सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है 1375, और अगर यहां पर दिया है xy सिग्मा xy तो वो क्या होगा सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार इक्वल्स टू 295। ठीक है, ये हो गया आपका जो वैल्यूज आपको मिल गई। अब उसके ऊपर से r फाइंड आउट करना है। चलो सम्स में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसी के ऊपर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये वाली फॉर्मूला लिखनी है सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट ऑन करो, आंसर आपका आना चाहिए 0.92। ठीक है, तो कई बार क्या लगता है पढ़ने पर हमको सब समझ में नहीं आता, बाकी होता बहुत इजी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी सिर्फ उन्होंने ये चीज जो बोल दी x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, तो आपको मालूम ही पड़ेगा ये कहना क्या चाहता है, और आप क्या करोगे x y वाली फॉर्मेट डाल के सम सॉल्व करने का ट्राई करोगे। ठीक है, लेकिन आंसर आएगा नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस x बार, मतलब जो x दिया हुआ है वो x इक्वल्स टू x माइनस x बार ही है। जो y की वैल्यू दी है वो y इक्वल्स टू y माइनस y बार ही है। इसका मतलब जो वैल्यूज दी है उसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो कुछ यूं तरह, मतलब यूं आपके पास इंफॉर्मेशन में निकल के आएगा। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यूज आ रही है, सम सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने अभी किया है, जो भी सारे सम्स किए हैं। अब जो भी अलग अलग टाइप के सम्स थे ऑलमोस्ट हमने सारे शॉर्ट सम्स कवर कर लिए अभी तक, पर फिर भी अगर कोई सम आपको नहीं आ रहा है, आपको कोई डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो सम लिख दो, मैं आपको सॉल्व करके उसका रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, और फिर से आप पहले से सारे वीडियोस एक बार बैठ के देख लो, रिवाइज कर लो। ये चैप्टर 12 मार्क्स का, ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर में इसका वेटेज 12 मार्क्स का, मतलब 12, इसको अगर आप सिर्फ 12 मार्क्स के तौर पर ना गिनो और ये समझ लो हर 7 मार्क्स से आपका एक परसेंटेज बनेगा बोर्ड की एग्जाम में। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 7 मार्क्स स्कोर कर ली, इसका मतलब आपके पूरे रिजल्ट में 1% ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 12 मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो आपको इतना ज्यादा भी शायद नहीं लगे, पर उसको उस तरह से देखोगे वो ऑलमोस्ट 2% के अराउंड है, क्योंकि 7 7 14%, 14 से 2% बनते हैं, 7 से 1% और दूसरे 7 से और 1%, मतलब 2% टोटल वेटेज इसका है, ऑलमोस्ट 2% के अराउंड इसका वेटेज है। तो इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, कुछ भी डिफिकल्टी हो फिर से कह रहा हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको कमेंट कर दो, मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।